हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ का जो इंटरेस्टेड टॉपिक है उसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट वन कंप्लीट कराया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे एक अच्छे कोट से, जो कि हमारे प्रिय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति थे और साथ में एक महान वैज्ञानिक थे। तो चलिए उनके कोट से हम कुछ सीखें और अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें। डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। लेट डिफिकल्टीज नो दैट यू टू आर डिफिकल्ट। तो देखिए क्या कह रहे हैं, आपके लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, ठीक है, वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, आपको समाप्त नहीं कर सकती, बट टू हेल्प यू, लेकिन वो आपको मदद जरूर करेंगे। आपके अंदर छिपे हुए पावर्स को यानी पोटेंशियल को जगाएंगे, आपको महसूस कराएंगे कि आप इस समस्या से लड़ने में तत्पर हो, नए नए रास्ते खोजोगे और आप धीरे धीरे आगे निकलोगे। घबराना नहीं है। लेट डिफिकल्टीज नो, अब बोल भी रहे हैं कि आप डिफिकल्टी को ये बता दो कि तुम उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो, यानी जो डिफिकल्टी आपके सामने आई है ना, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट मैं हूँ, वो उसको जाना पड़ेगा यहाँ से। यानी डिफिकल्टी से भी बढ़ के मैं डिफिकल्ट हूँ, टू डिफिकल्ट। ठीक है, तो ज़िंदगी में आप कभी भी समस्याओं से घबराएं नहीं, आप हमेशा उससे रास्ते खोजें। वो रास्ते ज़रूर मिलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ज़रूर मिलते हैं और आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए क्लास को। पहला क्लास था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट का, उसमें हमने ये जाना था कि जो आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है वो कैसे डिराइव करते हैं। जैसे कि एक लाइन दे दिया और इस लाइंस के दो पॉइंट्स यहाँ पर है, जैसे एक पॉइंट से है x1 y1 और दूसरे पॉइंट्स का नाम x2 y2 है, और कोई एक पॉइंट इसको इन बीच में डिवाइड कर दे रहा था, इसको इंटरनल डिवीजन बोल देते हैं, यानी m1 रेशियो m2 निकालते थे, वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं जो कि इसके अंदर है भाई, इंटरनल है। और एक्सटर्नल में क्या होता था आपको मालूम ही होगा, जैसे यहाँ पर था, जैसे यहाँ पर A और B था और ये इंटरनल C था। ठीक है, इंटरनल पॉइंट मतलब अंदर पॉइंट्स आ गया और इसको M1 और M2 में बांट दिया, सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब एक्सटर्नल में क्या होता है प्यारे बच्चों कि एक बाहर वही पॉइंट आ जाता है C पे। ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, AC लेते हैं M1। ठीक है, ठीक है, ये एक्सटर्नल डिवीजन में हमने इतनी बातें पढ़ चुके थे। ठीक है, और भी कुछ हमने इमेज बताया था कि जैसे कोई पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स का रिफ्लेक्शंस क्या होगा किसी लाइन के अबाउट। जैसे मान लो एक लाइन है y एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट्स आपने रखा है, इस पॉइंट का नाम है 2 2। ठीक है, अब इस y के अबाउट इसका इमेज क्या बनेगा, माने y लाइन एक मिरर है, शीशा है। तो भाई ये जितना दूरी पर है ना, इधर x इक्वल टू 2 की दूरी पर है और y भी कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। ठीक है, देखो y मतलब ये परपेंडिकुलर, x मतलब ये, यानी 2 2 है, तो इधर भी कितना होगा प्यारे बच्चों। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2, ये सब चीज़ें हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, अब बातें समझ रहे हो ना। इंटरनल डिवीजन जैसे कोई पॉइंट्स हो गया जो कि इंटरनल अंदर अंदर काट रहा है, और एक्सटर्नल मतलब वो पॉइंट्स बाहर है। ठीक है, वही लॉजिक लगेगा। देखो A से C M1 है ना, तो A से C M1 है और B से C क्या है प्यारे बच्चों, M2 है। ठीक है, इसके फार्मूले में थोड़ा चेंजेस था, माइनस साइन लग जाता था, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो। तो आज हम इसी के बेस पर थोड़ा कुछ क्वेश्चन करेंगे और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कि जैसे कि एक लाइन्स है, ठीक है, समझिएगा बात को, और इस लाइन्स का पॉइंट्स है x1 y1, इस पहला पॉइंट्स है, और दूसरा पॉइंट है आपका B x2 y2। ठीक है, और ये बोल दिया कि एक पॉइंट यहाँ पर C है, इसने क्या किया कि इसको 1 पार्ट्स में बांट दिया और इसको 1 पार्ट्स में बांट दिया। यानी बोला कि जो M1 रेशियो M2, यही पढ़े थे ना, 2 रेशियो होता था, ये M1 कहलाता था और इधर वाला M2 कहलाता था, यानी M1 रेशियो M2 इक्वल टू 1 रेशियो 1 बोला है इसने। ठीक है, तो आपसे पूछे C पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी C पॉइंट्स जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब x एक्सिस वाला पॉइंट, यानी x एक्सिस पर जो पॉइंट है x के लिए, ऑर्डिनेट मतलब y के लिए जो पॉइंट है। ठीक है, यानी हम मान लेते हैं कि ये कौन सा पॉइंट था, x और y नहीं मालूम है, तो कैसे निकालेंगे। देखो हम फार्मूला पढ़े थे, अगर ये पॉइंट निकालना है आपको x वाला, ठीक है, तो क्या था m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2, इतनी बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, m1 क्या है प्यारे बच्चों 1, x2 यही रहेगा क्योंकि इसने तो वेरिएबल टर्म्स लिखा ही है। अब x2 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, आप जो इच्छा हो रख लेना। ठीक है, m2 भी 1 ही होगा इंटू x1 बाई 2, तो फाइनली क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। तो यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना इस C पॉइंट्स का x के लिए, वो क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, समझ गया ना कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स
2D में रिप्रेजेंट करता है कि x का कौन से पॉइंट पर वो नंबर है, यानी x जैसे कोई पॉइंट्स है ना तो x का पता लगाएगा x क्या है वहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब y निकलना है प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे m2 इंटू वाई वन प्लस m1 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। हम देखो इंटरनल वाला पढ़ रहे हैं, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। जनरली इसी पे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तो m2 आपका 1 हो गया इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज़ फाइनली y1 प्लस y2, ठीक है। बातें समझ रहे हो, यानी हमने ऐसे कर दिया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया प्यारे बच्चों, y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो इसी को हम मिड पॉइंट वाला बोलते हैं। जैसे मिड पॉइंट बोल दे कि a और b क्या है, दो पॉइंट्स थे किसी लाइन के, लाइन सेगमेंट के लास्ट वाले, और इसके बीच में एक मिड पॉइंट c है। तो उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो मिड पॉइंट मतलब क्या होता है भाई, यहाँ से दूरी सेम, यहाँ से दूरी सेम, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है, अब समझ रहे हो। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, ये पहला टाइप का आपने समझ लिया कैसे क्वेश्चन होगा। इसका नाम आप लिख सकते हो मिड पॉइंट फाइंडिंग, यानी मिड पॉइंट आप फाइंड कर रहे हो, मिड पॉइंट, ठीक है, किसी लाइन के बीचों बीच में, ठीक है। क्या है अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे दिया 2 3 6 4, ठीक है, और ये वाला बीच में एक पॉइंट है C, ठीक है। बोल दिया कि C पॉइंट्स इस दोनों पॉइंट्स को डिवाइड्स कर रहा है, और C पॉइंट्स का नाम दे दिया इसने 6 8, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, 1 और 3 नाम दे दिया, ठीक है। C पॉइंट्स का नाम क्या है प्यारे बच्चों, 1 और 3 दे दिया, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा कि बताइए भाई यहाँ का रेशियो, यानी m1 और m2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। जैसे a और b दो पॉइंट्स थे किसी लाइन सेगमेंट के एंड वाले, और उसके बीचों बीच में एक C पॉइंट्स आ गया, यानी इंटरनल डिवीजन हो गया, यानी अंदर उसने आके डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप देखो x यही है ना आपका, x इसी को बोल देते हैं, x इक्वल टू m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2, x2 आपका कहाँ गया, m1 इंटू x2 ये रहा भाई, m1 प्लस m2, ठीक है। आप जब ऐसे सॉल्व करना m1 प्लस m2 इक्वल टू 2m2 प्लस 6m1, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होगा, मैंने यही लिखा है फार्मूला, ठीक है। इधर ये वाला फार्मूला आपको समझ जाइए कैसे हो रहा है, ठीक है। अब आप इसको देखो थोड़ा हेर फेर करोगे तो क्या होगा, 5m1 ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -m2, ठीक है, हो गया, देख लीजिए। ये इधर आया, ये इधर गया तो 5m1, और ये इधर आया तो क्या हो गया -m2। तो m1/m2 आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा -1/5। तो क्या देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो रेशियो हो गया, यानी m1 रेशियो m2, ठीक है, जो आपने रेशियो निकाला m1 रेशियो m2 वो माइनस में आ गया। इसका मतलब जो मैंने थिंक किया था, जो C पॉइंट से जो मैंने बोला था कि अंदर है लाइन के, तो ये अंदर नहीं है, बाहर है, ठीक है। तो आप अगर माइनस में साइन आ जाता है समझ जाना ये इंटरनल डिवीजन नहीं, ये बाहर से डिवीजन हो रहा है, ठीक है। यानी C पॉइंट्स क्या हुआ, कहीं बाहर होगा ऐसे, ठीक है। तो बातें समझ रहे हो, तो वहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो ये बातें समझिएगा, जब माइनस में आ जाएगा तो इंटरनल डिवीजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो ये बातें आप कंफर्म कर लिए, ठीक है। लेते हैं, अगर मान लो आपका दिया है m/n, यानी m/n में डिवाइड्स हो रहा है कोई लाइन्स, इंटरनली डिवाइड हो रहा है। जैसे ये कोऑर्डिनेट्स इनका a है और इनका कोऑर्डिनेट्स b है और ये c है, m पार्ट्स में और n पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी m/n में डिवाइड हो रहा है। तो क्या मैं इसको दूसरे तरीके से नहीं लिख सकता हूँ, देखो मैं इधर n से डिवाइड किया, इधर भी n से डिवाइड किया, तो क्या बन गया फाइनली m/n/1, ठीक है। आप एक चीज़ पढ़े हुए कि अगर मान लो कोई रेशियो ऐसे लिख दिया 2:3, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो बात तो वही है, ठीक है। अगर मैं इसमें डिवाइड भी कर दूँ, अगर मान लो मैं 2 से इसमें डिवाइड कर दूँ, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2/2 1, यहाँ पर 3/2, तो रेशियो तो वही है, बस ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हमने भी वही काम किया। तो हम जो ये m/n है ना प्यारे बच्चों, इसको हम कोई नंबर मान लेते हैं k/1, ठीक है। तो आप इसके बेस पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आ जाए तब, ठीक है। तो देखिए हम इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे कि k/1 में डिवाइड हो रहा है, क्या मानेंगे, k/1 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इससे देखो k/1 मानने का मतलब क्या है कि इसके आगे पर क्वेश्चन करोगे, जैसे स्ट्रेट लाइन्स होता है ना, तो स्ट्रेट लाइन्स का अपना इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशंस। तो वहाँ पे जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है k/1। अभी आप m1/m2 का अगर यूज करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो वाला, तो इसीलिए k/1 यूज कर लेंगे तो हम इजीली सॉल्व करेंगे। हम बताएंगे भी कैसे स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट्स हो तो k/1 रख के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पॉइंट्स A है और एक पॉइंट्स क्या है प्यारे बच्चों, आपका B है, ठीक है। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पे भी इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। बोल रहा है क्या, डिवाइड्स बाय y एक्सिस, यानी y एक्सिस से डिवाइड हो जा रहा है। तो जैसे ही ये y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो कुछ कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट बनेगा। तो उस कोऑर्डिनेट को आपको बताना है, क्या कोऑर्डिनेट होगा, बीचों बीच से डिवाइड हो रहा है y एक्सिस से, ठीक है। तो एक चीज़ देखो,
जब ये वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है ना, तो वाई एक्सिस पर हम चलेंगे ऐसे, तो वहाँ पर क्या जीरो होगा, एक्स की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि सिर्फ आप वाई पे जा रहे हो ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब जो ये पॉइंट्स होगा यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट जीरो होगा और दूसरा क्या होगा, y1 होगा, बोल सकते हैं, क्योंकि y1 होगा। ठीक है, इंटरनली बात हो रहा है अंदर डिवाइड की। ठीक है, हम समझ रहे हैं तरीके कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि हम इस रेशियो का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर पहले वाला भी रेशियो यूज कर सकते हो, m1 रेशियो m2 का भी यूज कर सकते हो, वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, तो k/1 है ना। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, जैसे देखो ये वाली वैल्यू जीरो है ना, तो x का फार्मूला लगा दो, m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। x क्या है भाई, x वो पॉइंट है जो डिवाइड कर रही है दोनों लाइंस को रेशियो में, m/n में। ठीक है, वही x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो m2 क्या है प्यारे बच्चों, 1 है। यहाँ पर देखो m2 1, m1 है 1 इंटू x1 3, फिर m2 1, फिर k, m1 k हो गया, देखो m1 रेशियो m2, k इंटू x2 माइनस 6 बाई m1 प्लस m2, k रेशियो 1। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जीरो देख रहे हो ना, क्योंकि भाई वही कोऑर्डिनेट है जीरो, क्योंकि आप y एक्सिस पे चल रहे हो ना, y एक्सिस पे x क्या होता है, जीरो, तो जीरो का बराबर दिखा देंगे 3 माइनस 6k बाई k प्लस 1। ठीक है, आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 3 माइनस 6k इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 3/6, तो ये फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो अब बातें समझ गए, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो भाई मुझे k तो मालूम हो गया ना, k मालूम हो गया तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 1/2 रेशियो 1। अब नीचे 2 है तो मैंने बोला था रेशियो का चेंज कर सकते हो, तो नीचे 2 है तो 2 को हटा दो भाई, 2 को हटाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, यानी 1 रेशियो 2, क्योंकि आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 1/2। तो आप इस रास्ते से भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने रेशियो बता दिया, अब पूछ दे कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, इजीली बता सकते हो। देखो कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू m2 इंटू y1 वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, m1 इंटू y2 अपन m1 प्लस m2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं मालूम है, मान लेते हैं y कोऑर्डिनेट्स है नहीं मालूम है। ठीक है, m2 तो अब मेरा आ गया, अब तो ये आ गया, अब यही लिखूंगा मैं। ठीक है, 2 इंटू y1 माइनस 6 प्लस m1 इंटू y2 8 बाई m1 प्लस m2, 2 1 3 हो जाएगा, समझ रहे हो आप, 1 + 2 3, y निकालना, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपका फाइनली आंसर जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, -4/3। ठीक है, पॉइंट्स क्या था, आपको पॉइंट्स समझने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी करोगे, लेकिन इसका जनरली एक जगह यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब लीनियर लाइन होगा ना, स्ट्रेट लाइन, तो उस जगह पर जब रेशियो की बात होगी, m1 रेशियो m2 में डिवाइड हो रहा है, तो आप यही यूज करिएगा कि उससे सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ रहे हो आप, यहाँ पर m1 रेशियो m2 लगा के भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, एक बार x के लिए सॉल्व करोगे, एक बार y के लिए। ठीक है, बातें क्लियर। देखो मैंने x की वैल्यू 0 था, इसलिए मैंने यहाँ से सीधे k निकाल लिया। अगर कोई बच्चा सीधे y की वैल्यू पर सॉल्व करता k रख के, तो सॉल्व नहीं होता, क्योंकि y तो खुद वेरिएबल है ना, तो जो वैल्यू मालूम है उसी को रख के k की वैल्यू निकाल लो तुम। जैसे x की वैल्यू मालूम थी 0, तो आसानी से k आ गया। ठीक है, यह याद होना जरूरी है। ठीक है, जो एक चीज़ है सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल होता क्या है उसको समझना है। तो अगर मान लो आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो सेंट्रॉयड मतलब बीचों बीच वाला, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है बीचों बीच वाला। आप यहाँ से एक मीडियंस ड्रा करो। मीडियंस क्या होता है, अपोजिट साइड को, जहाँ से ड्रा कर रहे हो ना, ए से ड्रा किया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। अगर ये 5 का है बंदा, तो इधर वाला भी कितने का होगा, 5 ही का होगा, 2 बराबर पार्ट्स में। तो यहाँ से भी वही काम करना है, ये भी इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, और यहाँ से भी काम वही करना है, ये भी इक्वल पार्ट्स। थोड़ा फिगर इधर उधर है, लेकिन दोनों सब इक्वल निकलना है। जैसे ये 10 का है तो इधर वाला भी क्या होगा, 10 का। तो यही सब मीडियंस हैं। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा। तो मीडियंस जिस पॉइंट्स पे मिलते हैं, तीनों मीडियंस किसी ट्रायंगल्स के, वही क्या कहलाता है, सेंट्रॉयड कहलाता है। ठीक है, अब इसका एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि जो सेंट्रॉयड होता है ना, वो सेंट्रॉयड जो ये मीडियंस लाइन्स हैं, इनको 2:1 में बांटता है। क्या बांटता है, 2:1 में। जैसे अगर मैं बोलूँ BC, ठीक है, यहाँ पे एक नाम मैंने ओ रख दिया, तो BO रेशियो OC कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2:1, यानी 2:1। अब कोई उठा लो यहाँ पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको नाम रखना पड़ेगा BD। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई पॉइंट्स नहीं है ना, क्योंकि सी को ले रहे हैं। यहाँ पर C रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर AF रख दीजिए। ठीक है, तो 2:1। तो यहाँ पर भी आप देखोगे ना AF में, इन AF, यानी AF में भी देखोगे ना,
तो AO रेशियो OF इक्वल टू 2:1। इसी तरह इसमें भी देखोगे ना, क्या कहते हैं, EC में भी आ जाओ। तो EC में भी जब आओगे ना तो CO रेशियो OE 2:1 होगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, इसका प्रूफ भी होता है। तो प्रूफ में क्या करते हैं ना कि जो ये है ना, इसका रिफ्लेक्शन इधर बना देता है। रिफ्लेक्शन मतलब कि जैसा इधर दिख रहा है ना, वैसा ही एक ट्रायंगल हम उधर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं रिफ्लेक्शन लेके। ठीक है, इसके अबाउट्स तो रिफ्लेक्शन लेके अबाउट करोगे तो एक पैरेललोग्राम बनेगा, उससे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि BO/OD इक्वल टू 2:1। ठीक है, तो फिलहाल में आप याद रखिएगा 2:1 ये होता है। ठीक है, अब देखो हमें बताना है क्या है, सेंट्रॉइड। तो ठीक है, तो सेंट्रॉइड आप बता सकते हो भाई। मान लो इस कोऑर्डिनेट्स का नाम क्या है प्यारे बच्चों, x1 y1 नाम है। ठीक है, इसका नाम रख लो x2 y2 प्यारे बच्चों, इसका x3 y3। ठीक है, किसका कोऑर्डिनेट है भाई, C का। अब इसका भी तो आप बता सकते हो प्यारे बच्चों, F का भी तो बता सकते हो। F क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का भी थ्योरम पढ़े थे, x1 + x3/2। ठीक है, किसका हो जाएगा, F का। और y1 और y2 + x2 y2 + y3/2। ठीक है, इसका मिड पॉइंट हो गया। फिर इसी तरह E का बता सकते हो, E का क्या होगा, x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट अभी पढ़े थे आप, ये 1:1 में डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि अभी पढ़े थे 1:1, क्योंकि मीडियंस जिस साइड पे गिरते हैं उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये D, इसका नाम क्या हो जाएगा, D पॉइंट्स का, x1 + x3/2 y1 + y3/2। ठीक है, तो D पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आ गया। इतनी बातें क्लियर। अब आपको निकालना है क्या, ये निकालना है। तो ये तो अब निकाल ही सकते हो। कैसे निकालोगे, आपको मालूम है लॉजिकली, ये 2:1 में कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो M1 मेरा 2 हो जाएगा, M2 क्या हो जाएगा 1। तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट्स क्या है प्यारे बच्चों, x है। ठीक है, क्या है, x है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 × x1। M2 कितना है, 1, यही इसी को हमने M2 मान लिया। M2 × x1, x1 इसको लेते हैं। ठीक है, B वाले को। ठीक है, M2 × x1 ठीक है, M2 × x1 प्लस M1 × x2 x1 + x3/2। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, ये B से D तक जा रहे हैं, ये 2:1 है, तो मैंने इसको M1 माना। ठीक है, इसको M2 माना। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है, M2 × x1। भाई किसी को आप मान के कर सकते हो, इसी को x1 मान के कर लेना, तो इधर वाले को M2 मान लेना। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, उसके बाद वाले को M2 मानते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे किया, बाई क्या हो जाएगा, बाई M1 + M2 यानी 2 + 1 3। ठीक है, तो जब फाइनली इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका फाइनली एक तो बचेगा क्या, x1 + x2 + x3/3 आ गया x, यानी सेंट्रॉइड आ गया। अब भाई इसी तरह y के लिए सॉल्व करिएगा, फार्मूला वही रहेगा, M2 × y1 + M1 × y2। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, y1 + y2 + y3/3। ठीक है, y कोऑर्डिनेट आ गया। तो आप किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बता सकते हो। सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मीडियन, तीनों मीडियंस मिलते हो। ठीक है, हमने इसमें बेसिक ज्योमेट्री का हेल्प किया। क्यों, क्योंकि 2:1 वहीं से मालूम चला था कि मीडियंस 2:1 में कट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द P, यानी ये पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन बताना है। यानी किसका रिफ्लेक्शन बताना है भाई, इसका बताना है। रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया था इसके क्लास में। रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज। थोड़ा सा आइडिया रखोगे, अगर यहाँ पर कोई चीज़ है, अगर यहाँ से 6 की दूरी पे, तो यहाँ पे भी इमेज क्या होगा प्यारे बच्चों, 6 की दूरी पे ही बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा आ जाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो वहाँ पर x और y का भी कमाल होता है, यानी दोनों चीज़ों को लेकर सोचना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए, सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स P है ना, तो आप पॉइंट्स P को ऐसे लॉजिकली लिख लो। आप तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर बनाओगे नहीं, समझ लो कहाँ पर एक पॉइंट P होगा। मान लेते हैं पॉइंट P है यहाँ पर है। ठीक है, पॉइंट का हमें इमेज बताना है ना प्यारे बच्चों, इसी का हमें इमेज बताना है। किसके अबाउट, इन द इसके अबाउट, यानी इससे। यही एक मिरर है। ठीक है, यही एक मिरर है। ठीक है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, यानी इसका रिफ्लेक्शन बताइए इन द ये, यानी यही एक मिरर है, इसी से बताना है। तो भाई एक चीज़ पढ़े हो कि जितना दूर तुम यहाँ पर हो उतना दूर यहाँ पर, यानी M1 अगर कुछ का है तो M2 भी कुछ का होगा, और दोनों कुछ कुछ क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी 1:1 होगा, क्योंकि बराबर होगा तभी तो इमेज बनेगा। तो यहाँ पे एक इमेज होगा A', तो उसी A' को हमें निकालना है। तो मान लेते हैं A' का कोऑर्डिनेट क्या है प्यारे बच्चों, x और y है। क्या है, x और y। तो x आपको निकालना है, तो क्या करोगे, M2 × x1।
m2 क्या है 1, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटू x1, x1 हमने इसको माना, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इधर m2 है तो इधर x1 चलेगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट, m1 के बगल में ही x1 होता है, ठीक है। तो m2 इंटू x1 प्लस m1 भी 1 है, m1 इंटू x2 अपान m1 प्लस m2, 1 प्लस 1, क्योंकि बात समझ रहे हो, क्योंकि भाई ये जितना होगा उतना ये भी होगा, इसीलिए दोनों कट जाएंगे। अगर 5-5 का रेशियो होगा तो 1-1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप सॉल्व करोगे, 7 प्लस x बाई 2 x क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 7 प्लस x, तो x इक्वल टू 7। तो मेरा x का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 7 आ गया, ठीक है। तो मैंने x की बता दी। इसी तरह y क्या निकाल लोगे, फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। y के लिए m2, अब तो देखो इस फार्मूले में आपको m2 x1 सोचना भी नहीं, क्योंकि आपको 1:1 वाला फार्मूला याद है ना, y1 सीधे y1 करो, सीधे y1 करो प्लस y2 कर लो, y2 कर लो, ठीक है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2y इक्वल टू -4 प्लस y इधर आया तो y की वैल्यू -4, बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप समझ रहे हो y की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, -4, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद होंगे कैसे हम कर रहे हैं, कैसे तरीकों को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए इसमें बेसिक चीज़ क्या था। अब दूसरा देखो, यहाँ पर ये सेंट्रॉइड पूछा है, एक ट्रायंगल है उसका सेंट्रॉइड तो आपको मालूम ही है, सभी x1 को जोड़ दो प्यारे बच्चों, बाई थर्ड कर दो। इसी तरह y1 निकालना है तो सभी y को जोड़ दो, बाई थर्ड कर दो। सॉल्व करोगे x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर x होगा और ये वाला y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें समझ देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो भाई स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान, सिंपल सी बात हमें करें तो ऐसा ढलान कैसे झुका हुआ है, लेकिन अभी झुकने का भी कंडीशन है, किस एक्सिस से लेना है वो भी समझना। लाइन जानते हो आप, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, पावर 1 होने चाहिए, यानी डिग्री क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, 1। इट इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप इसको समझ भी सकते हो कैसे स्ट्रेट लाइन है भाई, तो आप x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू रखते जाओ, जो उससे पॉइंट्स मिलेंगे उस पॉइंट्स को आप ऐसे एक बार खींचना है एक लाइन, तो देखो लाइन ही बनेगा, ठीक है। x की वैल्यू पर 0 रखो तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 4, तो उन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाओगे ना तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है, जिसमें डिग्री क्या होती है, 1 होती है। या तो एक ही वेरिएबल रहेगा तो काम चल जाएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, या दोनों रहेंगे तब भी काम बन जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, ये सभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कोई बोल दे x² + 2 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है प्यारे बच्चों, नहीं है। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि पावर 2 आ गया। आप इसको समझने के लिए x की वैल्यू रखते जाओ, तो जो आप दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो वहाँ पर कर्व बन जाएगा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो सब चीज़ें याद रखिएगा। तो स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, इधर जाएंगे तो निगेटिव होगा, ठीक है। आप समझ लो बस, ठीक है। एक्स एक्सिस, अगर मान लो एक लाइन मेरी ऐसे है, ठीक है, यही लाइन है एक्चुअल में मेरी, तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना झुकी है, कितना झुकी है, ऐसे ऐसे लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m की वैल्यू होती है tan थीटा। क्या होती है, tan थीटा, यही स्लोप है इसका। टेंजेंट ऑफ ए लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, एक रेशियो होता है, वो किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। बातें समझ गए। स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब झुकाव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लोगे। अगर मान लो बोल दिया किसी लाइन, कोई लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के है, यानी एक्स एक्सिस के लाइन है पैरेलल एक्स एक्सिस, मान लो ये लाइन है आपकी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो भाई जब पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि भाई ये तो कुछ एंगल ही नहीं बना रहा है लाइन से ना। भाई पढ़े होगे कि दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो एंगल क्या होता है उनके बीच में, 0। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। अगर एक लाइन है, यही लाइन है, ये परपेंडिकुलर है किसी लाइन के अबाउट, मान लो एक्स एक्सिस से एक्स पे ही परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री है, तो एंगल तो बना ना, एंटी क्लॉकवाइज 90 बना, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या होगा, अनडिफाइंड, ठीक है। इसका स्लोप अनडिफाइंड होगा, क्योंकि आप पढ़े हो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड, ठीक है, ये अपरिभाषित, ठीक है। लाइन ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, आपका लाइन ये रहा, यही आपका लाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंगल जो इस लाइन का होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, वो क्या टेक करेंगे, हम यहाँ से टेक करेंगे। ये कितना है, अगर मान लो ये 45 दिया है तो ये वाला कितनी वैल्यू होगी, 135। तो tan 135 की वैल्यू क्या होगी, मालूम है, 10 सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाओगे तो आपका -1 आएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो, अगर नहीं याद है तो निगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है, -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 45 है तो ये तो 90 होगा ही, क्योंकि ये x वाला एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 45, ठीक है। तो जब कोई लाइंस
एक्स एक्सिस पर जितना एंगल बना रही है 135 और वाई एक्सिस पे कितना बना रही है, ठीक है, इसको भी ऐसे ले लो मीजर 45 बना रही है ना, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट 1 होगा, ठीक है। लेकिन हमें नहीं समझना है, बस हमें एक्स के अबाउट समझना था एंगल कितना है, तो -1 है, यानी स्लोप क्या है इस लाइन का, -1 है, क्योंकि आपको ऐसे जाना था, ठीक है। बातें क्लियर। अब बोलोगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो कट कर रही है ना, कट मतलब अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी 5, ठीक है। जब ये 45 होगा तब, ठीक है, क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 का मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस, तो भाई दोनों सेम होगा तभी तो 1 आएगा। बातें क्लियर, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आप समझिएगा, Q1 होगा और ये स्लोप क्या होगा -1, क्योंकि इधर है। अभी इसी लाइन को मैं ऐसे कर देता तो अब देखो स्लोप कैसा होता, 45 होता था कि नहीं, यहाँ पर बोल देता कि 45 ही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में स्लोप लेते हैं, क्या होता है +1, ठीक है। बात समझ रहे हो, यहाँ पे क्या हो जाता है स्लोप -1, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बातें क्लियर। इन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, जैसे x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो जो इसका स्लोप होगा ना ढलान किसी एक्स एक्सिस के अबाउट, उसी को हमें बताना है क्या हुआ, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन है। समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो प्यारे बच्चों, ये आपका x कोऑर्डिनेट रहा और ये y कोऑर्डिनेट, ये 2 पॉइंट्स थे, इनका स्लोप बताना था एक लाइन सेगमेंट का। स्लोप मतलब ढलान भाई, तो मान लेते हैं कि इसका ढलान ऐसे यहाँ पर थीटा है, ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता, ठीक है, यहाँ पे भी क्या बनता है प्यारे बच्चों, थीटा ही बनता। तो ये थीटा इस थीटा के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 2 लाइंस पैरेलल आप पढ़े होंगे, जब भी 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो अगर कोई लाइन यहाँ पर x बता रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा, x कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पढ़े होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए, नहीं L पैरेलल टू M होनी जरूरी है, ठीक है, तभी ये बात कन्फर्म होगी, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है L है, ये पैरेलल है x एक्सिस के, ठीक है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। हमें इसी का स्लोप बताना है, यानी इस वाले लाइन का, ठीक है। इसका नाम आप रख सकते हो AB लाइन सेगमेंट का, यानी AB लाइन सेगमेंट। तो अब तो क्लियर हो गया ना। अब कैसे करेंगे, देखो स्लोप का मतलब थीटा मतलब tan थीटा, ठीक है। tan थीटा को m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यही स्लोप है। तो इसमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो देखो प्यारे बच्चों, ये परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो ये वाली जो दूरी है ना, ये y2 कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा y2, और y1 कहाँ से कहाँ तक होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक y1 होगा, ये दूरी। और ये दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों, y2 होगी। तो अगर मैं y2 में से ये y1 हटा दूँ तो ये क्या मिल जाएगा, y2 - y1, यानी ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 - y1। समझ रहे हो आप बात को, भाई ये y1 है, y1 यहीं तक तो होगा, ऐसे y2 क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो फाइनली परपेंडिकुलर क्या होगा, y2 - y1, और बेस क्या होगा आपका, x2 यहाँ पर है ना, तो x2 यहाँ से यहाँ तक आपका, ठीक है। और x1 क्या है प्यारे बच्चों, ये रहा आपका x1, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, x2 - x1 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो फाइनली आपका एक इक्वेशन आएगा जो क्या बताएगा, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। किसी लाइन का स्लोप बता सकते हो जब उसका कोऑर्डिनेट दिया हो y2 - y1 अपन x2 - x1, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। स्लोप निकालना समझ गए, जब 2 पॉइंट्स दिए हों लाइन सेगमेंट के तब। तो मान लो 2 लाइन्स आपके, जैसे ये लाइन्स ये रहा छोटू, ये लाइन्स ये रहा, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ये L पैरेलल टू M, ठीक है, यानी ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं। तो इनका स्लोप क्या होगा, यानी स्लोप बराबर होना चाहिए। तो होगा भाई, जैसे मान लो तुमने x एक्सिस को ऐसे खींच लिया, यहीं तक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो ये अगर थीटा बना रहा है तो ये भी क्या बनाएगा, थीटा है, क्योंकि दोनों लाइन्स पैरेलल है। क्योंकि आप पढ़े हो, जब 2 लाइन्स पैरेलल हो तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बातें समझ रहे हो। तो जब भी 2 लाइन्स पैरेलल हो तो उनके एंगल्स x एक्सिस से, यानी ये x एक्सिस से, ठीक है, ऐसे ये दोनों बराबर होगा। तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। मान लेते हैं इसका स्लोप m1 था और इसका स्लोप m2 था, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। बातें समझ रहे हो, क्योंकि आपको पॉजिटिव x एक्सिस से ही तो लेना है, ठीक है। बातें क्लियर। अब बात आती है जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगे तब क्या होगा, तो उसके इसमें समझना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अगर 2 लाइन्स हो, जैसे एक लाइन से ये रहा आपका, ठीक है, ऐसे जा रहा है, और एक दूसरा लाइन से ये रहा आपका, ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस लाइन का नाम मैंने L रखा, इस लाइन का मैंने M रखा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा मत करेंगे यहीं तक, ठीक है। आपस में लाइन कट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो अब अगर मान लो इधर कहीं हमने क्या किया कि x एक्सिस रख दिया, ठीक है, तो ये लाइन इधर आएगी और ये लाइन इधर आएगी, ठीक है, ठीक है। ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब ये दोनों लाइन L और M आपस में 90 पे कट कर रही हैं, ठीक है। तो हम 90 पे कट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक लाइन
ऐसे होते हुए पैरेलल खींच दिया एक्स के, ठीक है। इसका नाम का हम के रख दिया तो के पैरेलल टू एक्स मैंने बोल दिया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अगर यहाँ पे ये लाइन थीटा बना रहा है, थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरा एंगल कितने का होता है, 180 का होता है। तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे खींच लेता हूँ, सपोज दैट ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मैं इसका नेमिंग कर लेता हूँ, ये पॉइंट्स आपका टी है, इसका हम क्यू, इसका हम आर रख लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर इसका भी नाम हमने मान लो कोई एन रख दिया, इसका एम रख दिया, ठीक है। बात समझ रहे हो, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया है, ठीक है। आप समझ रहे हो पॉइंट्स को, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन है, क्यू से लेकर आर तक मैंने यहाँ पे खींचा, एम से लेकर एन तक मैंने यहाँ पे खींचा। हमें बस जानना है कि M1 और M2 में क्या रिलेशन होगा जब दो लाइन परपेंडिकुलर हैं। पहला लाइन कौन था प्यारे बच्चों, L था, और दूसरा लाइन आपका कौन था, M था। क्या था, M। इस पॉइंट्स को याद रखिएगा कौन कौन लाइन्स थे, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, थोड़ा समझोगे बात को, जो ये दोनों आपके ट्रायंगल है ना, ये कॉन्ग्रुएंस होगा। कैसे कॉन्ग्रुएंस होगा, देखो यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो ये टी क्यू है ना, हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है कि जो ये टी क्यू की वैल्यू है वो टी एम के बराबर है, यानी टी क्यू इक्वल टू क्या है, टी एम के बराबर है। इतनी बात याद रखिएगा बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पहले क्या था कि एक लाइन L था, दूसरा लाइन M था, ठीक है। एक लाइन L था और दूसरा लाइन M था, ठीक है। और ये आपस में परपेंडिकुलर थे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर यहाँ से खींच दिया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से खींच दिया। अब क्या हो रहा है कि जो ये आपके ये लाइन है ना टी क्यू और टी एम, ये आपस में क्या है, बराबर है। कंस्ट्रक्शन से हम बराबर बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। बातें क्लियर। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो क्या बोलोगे कॉन्ग्रुएंस के लिए, क्यू आर टी, ठीक है, टी एन एम, कॉन्ग्रुएंस हो गया। आपस में दोनों ट्रायंगल्स क्या है प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंस है। क्या है, कॉन्ग्रुएंस हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंस, समझ रहे हो, ठीक है। ये वाला साइड, जो ये वाला साइड है, इस साइड के बराबर है। ये कंस्ट्रक्शन से आया है ये साइड, ठीक है। हमें बस आइडिया लगाना है ना कि भाई कैसे ये परपेंडिकुलर होगा, तो इनका स्लोप जो होगा वो कैसे रिलेटेड होगा, यानी M1 M2 के बराबर होगा, क्या होगा, वही जानना है, ठीक है। तो क्यू आर ये इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। अब एक चीज़ पढ़े हो कि कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, तो कैसे करते हैं, देखो क्यू आर इज इक्वल टू टी एन, आर टी इज इक्वल टू एन एम, क्यू टू इज इक्वल टू टी एम। इतनी चीज़ें लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। वो क्लियर। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन, यानी इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप अगर मैं पॉजिटिव, जैसे ये वाला जो ट्रायंगल है क्यू आर टी, यानी जो एम लाइन है मेरा, एम लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऐसे लेते हैं ना, एम लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, एम लाइन एम स्लोप बिकम निगेटिव। क्या हो गया, निगेटिव हो गया ना इसका स्लोप। तो जब ये निगेटिव स्लोप हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हम बोल देंगे स्लोप का फार्मूला क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी क्यू आर बाई आर टी इज निगेटिव। निगेटिव में ही आंसर आएगा, बोल सकते हैं ना, क्यू आर बाई आर टी निगेटिव। और इसका स्लोप क्या आएगा, तो देखो इसका स्लोप तो सही है भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। लाइन एम एल स्लोप क्या होगा, एम एन बाई एन टी होगा, एम एन बाई एन टी, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल तो है नहीं, ये वाला एंगल क्या था, ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस मतलब 90 से अधिक है। जब 90 से अधिक है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में एम टेन थीटा निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो ये क्यू आर बाई क्यू टी था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो पहला स्लोप था ये लाइन एम का, हमने इसको मान लिया क्या है प्यारे बच्चों, M1 है, और इसको हमने मान लिया क्या है प्यारे बच्चों, M2 मान लिया। क्या मान लिया, M2 नाम का स्लोप है, ठीक है। M1 नाम से इसका, M2 नाम से इसका है, ठीक है, लाइन L का। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक रिलेशन अभी और बना सकते हो। देखो क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई आर टी इक्वल टू टी एन बाई एन, हम बोल सकते हैं कि नहीं,
टी एन बाई एन एम, ठीक है। तो क्यू आर बाई आर टी क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर क्यू आर बाई आर टी, ये स्लोप एम वन का नाम बता रहा है, एम वन। यहाँ पर हम लिख देंगे इम्प्लाइज दैट एम वन इक्वल टू टी एन बाई एन एम क्या बता रहा है प्यारे बच्चों, तो टी एन बाई एन एम इसका उल्टा बता रहा है, यानी 1 बाई एम टू बता रहा है। लेकिन एम टू क्या है मेरा, एम टू क्या है, पॉजिटिव है, और एम वन क्या है, निगेटिव है। तो एम वन निगेटिव का मतलब माइनस एम वन हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। निगेटिव साइन आएगा भाई, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एम वन इंटू एम टू इजकल टू फाइनली क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो, अगर यहाँ पर मैं माइनस साइन नहीं भी लगाता तो m1 तो निगेटिव है, m2 पॉजिटिव है, जब निगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, -1, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, m1 इज़ निगेटिव, m1 क्या है, निगेटिव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो m1 निगेटिव, ठीक है। तो आप साइन भी नहीं लगाओगे तो फाइनली आप जब एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव स्लोप एक निगेटिव स्लोप का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा। तो फाइनली आपका ये प्रूव रहा, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या था कि दो लाइंस थे, परपेंडिकुलर थे, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना था। मैंने उसको लिखा नहीं, आप समझिए क्या हो रहा है कि ये Q2 को हमने TM के बराबर मान लिया, ठीक है, Q2 बाई कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। ये थीटा है, ये 90 होगा, ये परपेंडिकुलर मैंने खींचा था 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुए, ये आया। अब इसका स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस। अब ऑब्ट्यूस एंगल जहाँ पे होता है वहाँ पर स्लोप क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, निगेटिव हो जाता है। तो देखो ये ऑब्ट्यूस था, तो लाइन M का स्लोप क्या हुआ, निगेटिव हो गया, और L का पॉजिटिव। और यहाँ से मैंने एक रिलेशन बनाया क्यू आर बाई आर टी, टी एन बाई एन एम, क्यू आर बाई आर टी एम वन, ये इतना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।